शमीम एक नौजवान जिसकी जिंदगी हमेशा से खुशियों और शौकियों में गुजरती रही, मगर आज आज कुछ बदलने वाला है। सुबह के अंधेरे में जब ख्वाब अभी अधूरे हैं, दिल में एक अजीब सी हलचल जाग उठी। वो जाने क्या महसूस कर रहा था, और वो कौन थी जिसकी मौजूदगी से उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं? मोमना सिर्फ उसकी खालाजात नहीं, बल्कि एक छिपी हुई तकदीर, एक अनजान सा एहसास जो अभी अभी उसके ख्वाबों में मरकज बन चुका है। आज का दिन, हर लम्हा, हर कदम, हर नजर कुछ कहना चाह रहा था, कुछ छुपा रहा था। और शमीम के लिए ये सुबह एक नए सफर का आगाज थी। और जब सामान के बीच पुलकें झुकें और नजरें टकराएं, तो हवा एक खामोश सा सुकून और सस्पेंस जो कहानी को अगले लम्हे तक थाम कर रख देता है। क्या होगा अगले लम्हे? शमीम और मोमना की मुलाकात सिर्फ शुरू है, और आपके इंतजार का आगाज। शमीम फितरतन शोख वाक़ हुआ था, मगर उसकी शौखी महज शूर शराबा नहीं, बल्कि एक अजीब सी जिंदा दिल्ली का अक्स थी, जिसे जिंदगी ने इब्तदा ही से नाज और नेम और तन्हाई के इम्तिजाज से गूंथ दिया था। क्योंकि तकरीबन 13 बरस की उम्र तक वो अपने वालदेन की इकलौती औलाद रहा। वो बच्चा जिस पर सारी तोजा, सारा प्यार और सारी दुआएं मरकूज थीं, मगर उसके बावजूद उसके वालदेन इन खामोश उसूलों से वाकिफ थे जो बच्चों की नफ्सियात में बहुत गहरे उतर जाते हैं। वो जानते थे कि हद से ज्यादा लाड प्यार किरदार की बुनियादों में ऐसी दरारें डाल देता है जो वक्त के साथ गहरी खलीज बन जाती हैं। इसीलिए उन्होंने अपने दिल के बेपनाह मोहब्बत भरे जज्बों को एक महजब और महदूद दायरे में कैद रखा। नतीजा ये हुआ कि शमीम की शौखियों में फितरी शरारत तो थी, मगर बदनीति का जहर शामिल ना हो सका। वो बचपन ही से शूख जरूर था, मगर दिल का बुरा नहीं था। उसकी शरारतें ज्यादातर मासूमाना नौयत की थीं। दूसरों से छेड़छाड़ उसकी आदत बनती चली गई। गली मोहल्ले के बड़ों को चिढ़ाना, दोस्तों की चीजें छुपा देना, और खास तौर पर छोटे बच्चों को इस हद तक तंग करना कि वो रो पड़ें, उसके रोजमर्रा के मशगले बन गए। मगर इन सब के पीछे उसके दिल की तंगदिली नहीं, बल्कि वो तन्हाई छिपी होती थी जो वो खुद अल्फाज में बयान न कर सकता था। वो इत्मीनान से खेलते बच्चों के दरमियान जाकर अचानक एक लंबी चीख मारकर उन्हें खौफजदा कर देता, और फिर खुद जमीन पर गर कर बेहोश बनने का ड्रामा करता। ये इसका दिल पसंद खेल था, जिसमें वो एक लम्हे के लिए सबकी तौजा का मरकज बन जाता था। और शायद यही वो लम्हे थे जिनमें वो अपनी तन्हाई, खामोश ख्वाहिशों और अंदर छुपी बेकरारी को वक्ती तस्कीन दे पाता था। ऐसी हरकत से सलमा बेगम के सब्र का पैमाना अक्सर लबरीज हो जाया करता था। वो दिन में कई बार दिल ही दिल में करते, और फिर गुस्से और बेबसी के मिले जले जज्बात के साथ अहमद सईद के पास जाकर शिकायतों के अनबार लगा देते कि ये लड़का हाथ से निकलता जा रहा है, उसकी शौखियां दिन बदन बढ़ती जा रही हैं, और कोई रॉक टोक ही नजर नहीं आती। मगर अहमद सईद एक दौरंदेश इंसान थे, जिंदगी को महज ज़ाहिरी सतह से देखने वाले आम लोगों की तरह नहीं, बल्कि वो इंसानी नफ्सियात की बारीकियों को समझते थे। इसीलिए उन्होंने कभी शमीम पर सख्ती को तरजीह नहीं दी। उन्हें यकीन था कि शमीम की शरारतों में जो शोखी है, वो मासूमियत से भरी हुई है। इसके इरादों में कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की सोच शामिल नहीं रही, और यही वजह थी कि वो इसकी बातों से बेफिक्र रहा करते थे। लेकिन सलमा बेगम इस इत्मीनान को ज़ैफ समझती थीं। वो झंझला कर कहती, आप तो उसकी आदतें बिगाड़ रहे हैं, ऐसे तो ये कभी सीधा नहीं होगा। और अहमद सईद हमेशा इसी मुतमईन मुस्कुराहट के साथ जवाब देते, सब ठीक हो जाएगा। मगर सलमा बेगम के दिल को कहाँ सुकून आता। वो सख्त लहजे में कहती, खाक ठीक होगा, इतना बड़ा हो गया है और अभी तक अक्ल नहीं आई। जरा सी सख्ती से डांटेंगे तो शायद उस पर कुछ असर हो। मगर अहमद सईद सख्ती से डांटने के कायल न थे। वो जानते थे कि पानी के तेज बहाव को जबरदस्ती रोकने की कोशिश बेकार होती है, क्योंकि रुकावट डालने से दरिया रख नहीं जाता, बल्कि अपना रख बदल लेता है। और उन्हें यही खौफ रहता था कि अगर उन्होंने जबरदस्ती इस शौक रूह को तोड़ने की कोशिश की, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो सैयदी राह से हटकर किसी गलत समत में बह जाए। इसीलिए वो अपने बेटे को समझाने में नरमी और हिकमत को तरजीह देते रहे। और शायद उन्हीं की अब शमीम जिंदगी के उस मरहले में दाखिल हो चुका था जहां शौखी के साथ साथ शूर भी आहिस्ता आहिस्ता रगों में उतरने लगा था। वो आज कल ईमे के आखिरी साल में था, और उसके वालिद शहर के चोटी के वकील समझे जाते थे। घर में फरागत थी,
आसाइश थी, खाने पीने में कोई कमी न थी और पहनने को हमेशा एली लिबास मैसर आते थे। उसी लिए जिंदगी के बड़े गम उसके दामन से दौड़ ही रहे थे। उसकी रोजमर्रा जिंदगी एक तरतीब के साथ चल रही थी। सुबह वक्त पर उठकर यूनिवर्सिटी जाना, लेक्चर्स लेना, किताबों के दरमियान वक्त गुजारना और वापसी पर शाम ढलते ही अपने तीनों छोटे भाइयों के साथ खेल में मगन हो जाना उसका मामूल बन चुका था। अगरचा दोस्त बहुत थे, मगर उसने कभी अपनी राह व रस्म को किसी एक से हद से ज्यादा गहरा नहीं किया। वो दोस्तों की फजूल महफिलों में वक्त जाया करने का आदी न था। गलियों की आवारगी और चाय खानों की बेमकसद बैठकों से उसे वैसे ही नफूर था। वक्त के साथ उसके अंदर एक खामोश पख्तगी आ चुकी थी। उसके लहजे में ठहराव आ गया था। उसकी आदत में संजीदगी दर आ चुकी थी, मगर उसकी तबीयत का वही पुराना जलबलापन अभी तक जिंदा था। खास तौर पर जब बात अपने छोटे भाइयों की आती तो वही पुराना शौक शमीम जाग उठता। उनसे छेड़छाड़ करना, उन्हें बिला वजह सताना, उनकी चीजें छुपा देना और फिर कहकाए लगाकर भाग जाना उसकी फितरत में अब भी शामिल था। उसकी उम्मीद हरकत पर जल उठते और गुस्से में आकर अक्सर उसे धमकी देते कि वो उसकी शिकायत अबा से करेंगी, मगर वो हमेशा हंसते हुए बात टाल देता और उसके मशागिल जो के तू रहते। यूं ही दिन गुजरते रहे। जिंदगी अपनी मध्यम रफ्तार से बहती रही, यहां तक कि इवाइले बहार की एक रात ने उसके मामूल की दुनिया में एक हल्की सी लर्जिश पैदा की। वो रात कुछ अजीब तरह की रूहानियत अपने अंदर समोए हुए थी। सर्दी का जोर टूट चुका था, मगर हवाओं में खनकी की हल्की सी चुभन अब भी मौजूद थी, और यही खनकी उसके दिल के तारों को छूकर एक अनजानी सी मुसरत की लहर पैदा कर रही थी, जैसे फजा खुद उसे किसी अनदेखे मोड़ के लिए तैयार कर रही हो। रात का खाना खत्म होने के बाद शमीम के दिल में अजीब सी बेचैनी जाग उठी, जैसे दिल का बोझ कम करने के लिए उसे तन्हाई की जरूरत हो। इसी कैफियत के तहत वो खामोशी से घर के चमन में निकल आया, जहां हल्की हल्की हवा फूलों को छोकर गुजर रही थी। रफ्ता रफ्ता और फखरी आज मामूल से पहले ही सो चुके थे। जीदी स्कूल के काम में उस कदर मग्न था कि उसे गर्दो पेश की कोई खबर न थी, और यूं शमीम के पास वक्त ही वक्त था कि वो अपने ख्यालात के भनूर में खुद को खो दे। वो बाहर आकर देर तक चमन में टहलता रहा, कभी खशक घास पर नजरें जमाता तो कभी आसमान पर टमटमाते सितारों को देखता। इस लम्हे उसके वालिदैन घर पर मौजूद न थे, क्योंकि वो इफ़्फ़त खाला के बुलावे पर मुमना को लेने गए हुए थे, और यही बात उसके ज़हन में बार बार दस्तक दे रही थी। टहलते टहलते वो बेअख्तियार इसी समझ सोचने लगा। मुमना, उस नाम के साथ ही उसके दिल के किसी कोने में एक मध्यम सी लर्जिश पैदा हो गई। उसकी संदली रंगत, उसके स्याह घने बाल और कयामत ढा देने वाली स्याह आंखें एक एक करके उसके जहन की दीवारों पर अभरने लगे। वही आंखें जिनमें एक अजीब सी खामोश जबान थी, वही चेहरा जिस पर मासूमियत और हया का पर्दा हमेशा मौजूद रहता था। उसे याद आ गया कि आज से 1.5 साल कबल जब उसकी खाला आखिरी सांसें ले रही थी, उन्होंने इसी मासूम सी लड़की को इसकी अम्मी के हवाले करते हुए दब्बे दब्बे लफ्जों में उसे शमीम से मंसूब कर दिया था। वो लम्हा उसके लिए बहुत भारी साबित हुआ था। कुछ दिन वो उस अनदेखी जिम्मेदारी के बोझ तले दबसा गया था, मगर उसकी फितरत में किसी बात को ज्यादा देर तक दिल पर सवार रखने की आदत न थी। वक्त गुजरता गया और वो वाकया भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी रोजमर्रा की भूल भलियों में कहीं खो गया। लेकिन किस्मत को शायद ये भूल जाना मंजूर न था। 1.5 साल बाद आज वही किस्सा दोबारा जिंदा हो गया था। इफ़्फ़त खाला के शौहर की तब्दीली के बास मोमना की रहाइश एक बार फिर मसला बनकर सामने आ गई थी। इकला उसे अपने यहाँ ले जाना चाहती थी और उसकी अम्मी उसे अपने घर में रखने पर मिस्र थी, मगर फैसला अभी तक किसी के हक में हुआ था। इस बात से शमीम बिल्कुल बेखबर था। वो इसी वक्त चमन में टहलते हुए उसी इन देखे फैसले के बारे में सोच रहा था, एक ऐसा फैसला जो उसकी जिंदगी का रख बदल सकता था। लेकिन वो अभी उस मोड़ से नावाकिफ था जहां किस्मत खामोशी से उसके लिए रास्ता बना रही थी। अभी शमीम अपने ख्यालात के समंदर में गुम ही था कि अचानक छोटे भाई अकबर की आवाज ने उसे चौंका दिया। एक लम्हे को यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी और ही दुनिया में था और अचानक हकीकत की जमीन पर वापस आ गया हो। शमीम भैया, आपका फोन आया है, अकबर ने भागते हुए उसकी तरफ लिपक कर कहा। सांस जरा फूली हुई थी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शमीम ने चौंक कर पूछा, आबा जान का? और अकबर फौरन जल्दी से बोला, हाँ छोटी साहबा,
आपको बुला रही हैं। ये सुनते ही शमीम के कदम खुद ब खुद तेज हो गए और वो लंबे लंबे डग भरता हुआ अंदर की तरफ बढ़ गया। फोन का रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ अहमद सईद की भारी और मानूस आवाज सुनाई दी। चंद लम्हे रस्मी अहवाल प्रसी में गुजरे, वही पूछना कि सब खैरियत से है या नहीं, पढ़ाई कैसी चल रही है, मगर बातों के दरमियान एक संजीदा सा रंग भी शामिल हो गया। जब अहमद सईद ने बताया कि वो सुबह 8 बजे की गाड़ी से शहर पहुंच रहे हैं, शमीम ने बेअख्तियार पूछ लिया, आप अकेले ही आ रहे हैं? तो दूसरी तरफ से फौरन जवाब आया, नहीं, तुम्हारी अम्मी और मोमना भी उसी गाड़ी में होंगी और गाड़ी सुबह 6 बजे मोटर स्टेशन पहुंचती है। उनको लेने के लिए किसी को जरूर भेज देना, और अगर तुम खुद जा सको तो उससे बेहतर कोई बात नहीं। अहमद सईद बातों बातों में बच्चों के बारे में भी पूछते रहे। रफ्ता रफ्ता गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ बढ़ती गई और वक्त खत्म होने पर वो खामोशी छा गई जो काल खत्म होने के बाद फोन लाइन पर फैल जाती है। शमीम ने आहिस्तगी से रिसीवर वापस एक रख दिया, मगर वो इसी लम्हे वहीं का वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसके कदम जमीन में गड़ गए हों। दिल के अंदर एक अनजानी सी कैफियत जाग चुकी थी, क्योंकि अब मोमना का नाम सफरी खबर के साथ जुड़ गया था और उसे यूं लगा जैसे उसकी जिंदगी के किसी बंद दरवाजे पर किस्मत ने आहिस्ता से दस्तक दे दी हो। सुबह मोमना आ रही है, इस एक जुमले ने शमीम के अंदर जैसे एक खामोश जलजला बर्पा कर दिया। उसके दिल में ऐसी अजीब हलचल मची जो उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। पहली बार वो खुद को संजीदा महसूस करने लगा। उसकी आंखों की शोखी कहीं छिप गई और चेहरे पर एक अनजानी सी खामोशी उतर आई। वो चंद लम्हे यूं ही साकित खड़ा रहा और फोन के रिसीवर को यूं देखता रहा जैसे वही रिसीवर उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला कोई राज अपने अंदर छिपाए बैठा हो। फिर बेसाख्ता उसने अपनी कलाई की तरफ देखा, जहां घड़ी की सुइयां आहिस्ता आहिस्ता वक्त को खा रही थीं। 9 बज चुके थे, सिर्फ 9 घंटे का फासला बाकी था। 9 घंटे बाद मोमना इस घर में होगी, वही घर जो अब तक उसके लिए महज एक आम सी दुनिया थी। मगर अब सोचने लगा कि वो हमेशा के लिए यहां रहेगी, हमेशा इसके आसपास होगी। इस ख्याल ने उसके दिल की धड़कन को बेतरतीब कर दिया। वो खामोशी से अपने कमरे में आया, कपड़े बदले, पलंग के सुरहाने रखी हुई बरकी लैंप रोशन की, मगर रोशनी उसे चुभने लगी तो उसने फौरन बत्ती बुझा दी और अंधेरे में पलंग पर लेट गया। आज न उसका दिल पढ़ने को चाह रहा था और न उसका दिमाग किसी लफ्ज को समझने के काबिल था। किताबें खामोशी से एक तरफ पड़ी थीं और वो खुद अपनी ही सोचों के शोर में गुम था। सिगरेट सलगाकर उसने आंखें बंद कर लें और धुएं के मरगुले छत की तरफ छोड़ने लगा, मगर उसके अंदर की हलचल कम होने के बजाय बढ़ती ही चली जा रही थी। ख्यालात एक दूसरे से टकरा रहे थे, दिल बेचैन था, सांसें बोझल हो रही थीं और वो आहिस्ता आहिस्ता इस हद तक परेशानी में डूबता जा रहा था जहां इंसान खुद को बेबस और बेखबर महसूस करने लगता है। और शायद वो परेशानी यही थी जो एक आने वाले तूफान की खामोश खबर दे रही थी। सुबह मोमना आ रही है, ये ख्याल अब महज एक खबर नहीं रहा था, बल्कि उसके दिल की धड़कन का हिस्सा बनता जा रहा था। खास तौर पर इसलिए कि मोमना सिर्फ उसकी खालाजात ही नहीं, बल्कि एक अनजानी सी तकदीर के हाथों उसकी मंगीतर भी तस्लीम की जा चुकी थी। मंगीतर, उसने ये लफ्ज जेरे लब दोहराया तो खुद उसे अपनी आवाज अजनबी सी महसूस हुई। उसने आहिस्तगी से हाथ बढ़ाकर करीब रखी मेज पर पड़ा हुआ बुझा हुआ सिगरेट राख दान पर रखा और फिर खामोशी से लिंप बंद कर दिया। दिल में ख्याल आया कि शायद सो जाए तो ये बेचैनी कुछ कम हो जाए, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आंखें बंद करता तो भेजने वाले ख्यालात रखने का नाम नहीं लेते थे। उसके जहन के सारे रास्ते एक ही नुक्ते पर आकर जमा हो जाते थे। सारी सोचें एक ही मरकज के गर्द घूमती रहती थीं। रात का बेशतर हिस्सा वो सूते जागते गुजारता रहा, कभी नीम गुनोदगी में उलझे हुए टूटे फूटे ख्वाब, कभी आंख खुलते ही दिल की तेज धड़कन। जवानी खुद एक अजीब सी कैफियत का नाम है, कभी मदहोशी, कभी बेनाम सा जुनून, कभी दिल में उठने वाली ऐसी ख्वाहिशें जो खुद इंसान को हैरान कर देती हैं। और अगर शमीम की रात भी इन ख्वाबों की नजर हो गई तो उसका क्या कसूर था, क्योंकि आज उसके ख्वाबों को पहली बार एक वाज़ेह मरकज मिल चुका था, एक चेहरा, एक नाम, एक एहसास। और जब जिंदगी के इस नाजुक और क़यामत खेज दौर में ख्वाबों को कोई मरकज मिल जाए तो फिर कौन है जो ऐसे हुसैन, मासूम और दिल को लुभाने वाले ख्वाबों में खो जाने की तमन्ना न करे।
सुबह शमीम मामूल से पहले ही जागा, जैसे दिल की बेचैनी ने उसे वक्त से आगे बढ़ा दिया हो। शियू करते हुए उसने गौर से अपनी आंखों को देखा। रात की अधूरी नींद की खुमार ने उसकी आंखों में सरखी बनाई हुई थी, और आज वो सरखी कुछ और थी। कुछ कैफ, कुछ खुमार और कुछ मस्ती की मिली जली कैफियत, जिसने उसे जैसे बेअख्तियार मुस्कुरा दिया। दिल में एक अनजानी सी हल्की सी खुशी की लहर दौड़ गई और वो तैयार होकर गैराज की तरफ बढ़ गया। हर कदम में एक अजीब सा इंतजार छिपा हुआ था, जैसे दिल अपने आप को जल्दी जल्दी मंजिल तक पहुंचाना चाह रहा हो। गाड़ी निकाली और चंद लम्हों की तेजी के बाद वो स्टेशन पहुंच गया। 4 मिनट पहले वही लम्हा, और उसे ज्यादा देर तक इंतजार न करना पड़ा, क्योंकि जैसे ही सिग्नल बजा, दूर से इंजन धुआं उड़ाता हुआ नमूदार हुआ। एक अजीब सा मंजर, जैसे उसके दिल की धड़कनें भी धुआं उड़ाती भाग भाग कर स्टेशन की तरफ बढ़ रही हूं। गाड़ी स्टेशन पर आकर एकदम शाख की तरह रखी और सेकंड के अंदर ही प्लेटफार्म पर वसवसे की तरह छा गई। हर चीज इतनी हकीकी, इतनी जिंदा महसूस हो रही थी कि शमीम का दिल अपने अंदर होने वाली हलचल को रोक नहीं पा रहा था। इसी दौरान सेकंड क्लास के मर्दाना डब्बे से अहमद सईद उतरे और शमीम के पहुंचने से पहले ही वो जमादारी के साथ जमनाना कमरे की तरफ बढ़ गए। हर लम्हा अपने अंदर एक तजस्सुस, एक संजीदा इशारा लिए हुए, जैसे कोई आने वाला लम्हा जिंदगी का रख बदलने वाला हो। सलमा बेगम ने कल्ली को बुलाकर आराम से सामान दिखाना शुरू किया और शमीम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। सलाम किया तो अहमद सईद ने इस्लाम के जवाब के साथ ही उसे सामान उतारने का इशारा दिया, लेकिन खवातीन के डब्बे में ऐसी हलचल मची हुई थी कि जगह तकरीबन नजर नहीं आ रही थी, और बामुश्किल सलमा बेगम ने अपना रास्ता बनाया और उतरने में कामयाब हुई, और उनके पीछे मोमना ने कदम रखा। शमीम की नजर पहली बार उस पर पड़ी और वो लम्हा जैसे वक्त को थाम कर रख गया हो। मोमना भी नजरें झुकाकर उसकी जानब देख रही थी, और हर कदम के साथ उसकी जवान निगाहें जैसे हैरत और शर्म में लड़खड़ा रही थी। कुछ लम्हे के लिए मोमना का चेहरा इस कदर सर्ख हो गया कि लग रहा था जैसे कानों तक आग लग गई हो, और वो यूं झुकी हुई जैसे दिलान को घूंघट उठाते ही दौलहा की नजर मिल जाए। सिर झुकाए वो खाला के कुंधे की पश्त पर छपने की कोशिश कर रही थी, मगर शमीम की नजर मुसलसल उसकी छोटी छोटी हरकत पर जम गई थी। दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। एक अनजान सा सुकून और प्रासरार कशिश इस लम्हे में फजा में घुल गई थी, जैसे दोनों के दरमियान एक खामोश रिश्ता जन्म ले रहा हो। और ये लम्हा इतना करीब था कि हर नफ्स में सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी महसूस हो रही थी, और शमीम ने खुद को रोक ना पाया। एक मुख्तसर मगर बेसाख्ता मुस्कुराहट उसके लबों पर आ गई, और मोमना जो अभी तक शर्म के पर्दे में छुपी थी, दिल ही दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस करने लगी, जैसे ये पहला लम्हा हो जब दो दिल एक दूसरे की मौजूदगी को ऐसे महसूस कर रहे हों, और पलटने के बजाय एक लम्हे के लिए वो दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रह गए। जबान बेजबान, दिल एक दूसरे की धड़कनों में खोया हुआ। कुछ सामान बीरक में रखा हुआ था और अहमद सईद ने नरमी से कहा, शमीम बेटा, ये सामान बाहर रखो, जल्दी से निमट जाना। शमीम ने सिर झुकाया, कदम आगे बढ़ाया और बेदिल्ली के साथ कागजात अपने हाथ में लिए, लेकिन जैसे ही वो मोमना के सामने आया, वो लम्हा जैसे थम सा गया। हवा में एक खामोशी छा गई, हर छोटा सा कदम जैसे दिल के तारों को छू रहा हो। मोमना ने पलकें हल्की सी झुकाई, और वो लम्हा जिसमें दोनों की नजरें पहली बार उस हद तक जुड़ी महसूस हुई, शमीम के दिल की धड़कन को तेज कर गया, और हर सांस में एक अनजान सा सुकून और कशिश घल गई। शमीम ने कागजात पकड़े, बीरक की तरफ बढ़ा, लेकिन दिल की गहराई में एक अजीब सा सुकून और बेचैनी एक साथ दौड़ रही थी, जैसे कोई छुपी हुई दास्तान अभी शुरू ही हुई हो।